संसद के बजट सत्र का आज आखिरी दिन। राम मंदिर पर दोनों सदन में सरकार पेश करेगी प्रस्ताव। राज्यसभा में आज श्वेत पत्र पर होगी चर्चा। – 2014 में श्वेत पत्र लाता तो टूट जाता लोगों का भरोसा। पीएम मोदी ने कहा, भविष्य के विजन को लेकर चल रही है सरकार। तीसरे कार्यकाल में लिए जाएंगे बड़े फैसले। विकसित भारत विकसित गुजरात कार्यक्रम को आज संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पीएम आवास योजना के तहत बने लाखों घरों का करेंगे उद्घाटन और भूमि पूजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दिल्ली में करेंगी आदि महोत्सव का उद्घाटन। 18 फरवरी तक दिखाई देगी आदिवासी संस्कृति और विरासत की झलक। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में पाकिस्तान में आज साफ होगी नई सरकार की तस्वीर। नेशनल असेंबली के चुनाव में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं। इमरान खान की पीटीआई से जुड़े निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीती सबसे अधिक 99 सीट। और खेल की खबरों में चेन्नई ओपन के सेमीफाइनल में आज भारत के शीर्ष टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल के सामने होगी चेक गणराज्य के डालिबोर सवरसिना की चुनौती। क्वार्टर फाइनल में सुमित ने डोमिनिक पलान को दी शिकस्त। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं। मैं हूं कृतिका। सुबह की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे संसद की खबर के साथ। दरअसल संसद के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और आज सरकार राम मंदिर पर एक प्रस्ताव दोनों सदन में लाएगी। लोकसभा में ये प्रस्ताव नियम 193 के तहत, जबकि राज्यसभा में प्रस्ताव नियम 176 के तहत लाया जाएगा। लोकसभा में इसे बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह, प्रताप चंद्र सारंगी और संतोष पांडे पेश करेंगे, जबकि राज्यसभा में राम मंदिर से जुड़ा हुआ ये प्रस्ताव बीजेपी सांसद के लक्ष्मण, सुधांशु त्रिवेदी और राकेश सिन्हा की ओर से पेश किया जाएगा। वहीं बीजेपी ने आज संसद में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अपने सांसदों को व्हिप भी जारी किया है। वहीं राज्यसभा में आज सरकार की ओर से लाए गए श्वेत पत्र पर भी चर्चा होगी। सुशील कुमार मोदी, प्रकाश जावड़ेकर और ब्रजलाल की ओर से इससे जुड़ा हुआ प्रस्ताव पेश किया जाएगा। 8 फरवरी को सरकार की ओर से दरअसल एक श्वेत पत्र सदन के पटल पर रखा गया था, जिसमें साल 2004 से 2014 तक देश की आर्थिक सेहत का पूरा लेखा जोखा है। उन 10 सालों में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। इससे पहले बीते कल लोकसभा में श्वेत पत्र पर जब चर्चा हुई तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कहा गया कि यूपीए सरकार आर्थिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने में बुरी तरह विफल रही। इसके बजाय यूपीए सरकार ने ऐसी बाधाएं पैदा की जिससे अर्थव्यवस्था भी थम गई। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि उस सरकार में उच्च राजकोषीय घाटा, उच्च चालू खाता घाटा और 5 वर्षों के लिए 2 अंकों की मुद्रास्फीति की स्थिति बन गई, जिसने कई भारतीयों की जेब पर असर डाला और देश फ्रेजाइल 5 यानी 5 नाजुक अर्थव्यवस्थाओं के क्लब में शामिल हो गया। यूपीए सरकार के वक्त देश की आर्थिक सेहत पर लाए गए श्वेत पत्र की इस वक्त काफी चर्चा बनी हुई है, जिस पर पहली बार बीते कल प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट में उन्होंने कहा कि वो चाहते तो 2014 में ही श्वेत पत्र ला सकते थे, लेकिन उन्होंने राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्र नीति का रास्ता चुना। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि अपनी सरकार के खूबियों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि उनके तीसरे कार्यकाल में बड़े फैसले लिए जाएंगे, जिस पर वो पिछले काफी समय से काम कर रहे हैं।
ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले एक दशक में देश की उपलब्धियों को तो सामने रखा ही, साथ ही भविष्य का खाका भी खींचा। पीएम ने दावोस से लेकर दुनिया के अन्य मंचों तक भारत के बढ़ते दबदबे का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि भारत का ये वो समय है जब देश खुद को सदियों के लिए मजबूत बना लेता है। ये वो समय है जब अपॉर्चुनिटीज और इनकम दोनों बढ़ रही है और गरीबी कम हो रही है। ये वो समय है जब कंजम्पशन और कॉरपोरेट प्रॉफिटेबिलिटी दोनों बढ़ रहे हैं और बैंक एनपीए में रिकॉर्ड कमी आई है। ये वो समय है जब प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों में वृद्धि हो रही हो और ये वो समय है जब हमारे आलोचक ऑल टाइम लो है। पीएम ने पारदर्शिता और तकनीक के प्रयोग से देश के खजाने में हो रही रिकॉर्ड बचत का उल्लेख किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार में कागजों में 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी थे। इससे निपटने के लिए सरकार ने डीबीटी का सहारा लेकर देश के 3 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से रोके हैं। मैं सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी पूरी करके जाना नहीं चाहता हूं, मैं आप आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करके जाना चाहता हूं। साथियों, खजाना खाली करके 4 वोट ज्यादा पा लेने की राजनीति से मैं कोसों दूर रहता हूं और इसलिए हमने नीतियों में, निर्णयों में वित्तीय प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। पीएम ने विरासत में मिली 20वीं सदी की चुनौतियों से निपटने और देश की 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा करने को अपने गवर्नेंस मॉडल का आधार बताया। पीएम ने 2014 से पहले देश में गरीबी खत्म करने के नाम पर चलने वाली इंडस्ट्री पर भी कटाक्ष किया। 2014 के बाद जब एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री हुआ तो गरीबी के नाम पर चल रही ये इंडस्ट्री ठप हो गई। मैं गरीबी से निकलकर यहां पहुंचा हूं, इसलिए मुझे पता है कि गरीबी से लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। हमारी सरकार ने गरीबी के खिलाफ लड़ाई अभियान शुरू किया, हर दिशा में काम शुरू किया, तो परिणाम यह आया कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे कई सेक्टर हैं जिनमें बीते 10 साल में इतना काम हुआ है जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ। पीएम ने यूपीए काल के आर्थिक हालात पर लाए गए श्वेत पत्र का भी जिक्र किया। पॉलिटिकली मुझे वो सूट करता था, वो सारी चीजें बाहर लाना। राजनीति तो मुझे कहती है वो करो, लेकिन राष्ट्र नीति मुझे वो नहीं करने देती और इसलिए मैंने राजनीति का रास्ता छोड़ा, राष्ट्र नीति का रास्ता चुना। और पिछले 10 साल में जब सारी स्थितियां मजबूत हुई है, कोई भी हमला झेलने की हमारी ताकत बन चुकी है, तो मुझे लगा देश के सामने सत्य मुझे बता देना चाहिए, चीजें खुल करके रख देनी चाहिए और इसलिए मैंने कल पार्लियामेंट में व्हाइट पेपर पेश किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो अपने तीसरे कार्यकाल में और भी बड़े फैसले करेंगे। पीएम ने कहा कि उन्होंने 15 लाख से अधिक लोगों से सुझाव लेकर उसका पूरा खाका तैयार किया है। पीएम ने कहा कि नया भारत अब ऐसे ही सुपर स्पीड से काम करेगा, ये मोदी की गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट में पीएम के संबोधन का वहां मौजूद लोगों ने जोर शोर से समर्थन किया। व्यवधान, विकास और विविधीकरण विषय पर इस समिट में पीएम ने भविष्य की उनकी योजना को जिस तरह से सबके सामने रखा, उससे वहां मौजूद लोगों में सरकार के प्रति काफी उत्साह और भरोसा नजर आया। क्या कुछ कहना है वहां मौजूद लोगों का, वो आपको सुनाते हैं। It's just the amazing amount of progress that he has made for the country. You know, it is that in the first 65 years of independence, only around 18,000 kilometers of road was developed. But after he came into power, 30,000 kilometers of roads were developed in just 10 years. So that shows what he has done in like 1/6 the amount of time. He's built almost double the amount of road. The kind of change he has brought to the bureaucracy, the thinking, the mindset which has changed, definitely that sets a milestone for us that in the next third tenure, we are set to be the third
biggest economy in the world. To talk in multiples, no longer increments of few percentage. I think he is spot on. This is how other countries have grown in the past, and if India has to grow in the next 10 years, the golden decade which I see, the days of incremental thinking is truly over. The thing which Vineet Jain said, that Modi ji is also carrying the spiritual heritage of India together and trying to match the heritage and development all together. So the balance which the government is trying to bring with the ancient knowledge and the developmental science together, that touched me a lot. And that's what we need right now. And that's what we saw, like spiritual person like me, and we saw Sadhguru being here and part of this event to bring that union between the reality and the thinking ability in a spiritual way. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत विकसित गुजरात कार्यक्रम में शामिल होंगे और कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री गुजरात में प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य आवास योजनाओं के तहत निर्मित 1.3 लाख से ज्यादा घरों का उद्घाटन और भूमि पूजन करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम गुजरात के सभी जिलों में 180 से ज्यादा स्थानों पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्य कार्यक्रम बनासकांठा जिले में होगा। कार्यक्रम में आवास योजनाओं सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के हजारों लाभार्थियों की भागीदारी भी देखने को मिलेगी। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में 8 फरवरी की रात हुई घटना की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को दी है। जानकारी देने से पहले पुष्कर सिंह धामी ने बनभूलपुरा में हुए पथराव और आगजनी में घायल पुलिस, पत्रकार और अन्य लोगों से हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कानून तोड़ा है और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, उनके सारे वीडियो फुटेज और फुटप्रिंट उपलब्ध हैं। सभी उपद्रवियों को चिन्हित कर उन पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पुष्कर सिंह धामी ने बीते कल ही राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मिलकर पूरी घटना की जानकारी उन्हें दी थी। पुष्कर सिंह धामी पहले ही अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक के जरिए पुलिस को अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के भी साफ निर्देश दे चुके हैं। उन्होंने हल्द्वानी के लोगों से भी अपील की है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगी। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित होने वाला ये महोत्सव 18 फरवरी तक चलेगा, जिसमें जनजातीय विरासत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित किया जाएगा। महोत्सव में 300 से ज्यादा स्टॉल होंगे, जो जनजातीय कला, हस्तशिल्प, प्राकृतिक उपज और स्वादिष्ट जनजातीय व्यंजनों का भी विविध प्रदर्शन करेंगे। महोत्सव में प्रवेश निःशुल्क होगा और आगंतुक सुबह 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक इस महोत्सव में आ सकते हैं। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माय जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। एनपीएस भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन। मेरी तरह एसबीआई भी आपका फैन है, इसलिए एसबीआई आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू एमएसएमईज और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, एसबीआई बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। एसबीआई, देश का फैन। माय गॉड, ये रेडियो देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया। 10,000 रुपए दूंगा इसके। क्यूआर कोड स्कैन कर, पैसे तुरंत तुम्हारे अकाउंट में। बोला यूपीआई कहता है क्यूआर कोड पेमेंट करने के लिए होता है, रिसीव करने के लिए नहीं। अपने पैसों का ध्यान खुद रखो। गुड बाय बैड वेल, I'll be back। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में बढ़ते हैं आगे।
मोदी सरकार ने 3 और बड़ी शख्सियतों को भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा। देश भर में इस फैसले की सराहना भी हो रही है। तो वहीं चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए कहा कि ये सम्मान देश के किसानों को समर्पित है। गांव, गरीब और किसानों के मसीहा कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत सरकार ने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की है। असल में चौधरी चरण सिंह के ज्यादातर फैसलों में किसान शामिल होते थे और उन्हें ये पता था कि भारत में किसानों की तरक्की के बिना देश की असली प्रगति संभव नहीं है। इसी प्रगतिवादी और भविष्यवादी सोच को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी देते हुए बताया, हमारी सरकार का सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकारों और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के गृह मंत्री और यहाँ तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। वे आपातकाल के विरोध में डट कर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर देश भर के लोगों में उत्साह का माहौल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा से अत्यंत प्रसन्नता हुई। आजीवन किसानों के लिए समर्पित चौधरी साहब ने किसान कल्याण के लिए अनेक कार्य किए हैं। चौधरी साहब जीवन पर्यंत लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के प्रति समर्पित रहे और उन्होंने आपातकाल का डट कर मुकाबला किया। उन्होंने अपने निर्णयों से पूरे देश को ये बताया कि किसान का बेटा देश के भरण पोषण से लेकर नीतिगत निर्णय भी ले सकता है। चौधरी साहब के सम्मान के माध्यम से देश के करोड़ों किसानों और मेहनतकश लोगों को सम्मानित करने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। वहीं चौधरी चरण सिंह के पोते और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। जयंत चौधरी ने इस अवसर पर कहा कि मोदी जी ने साबित किया है कि वे देश की मूल भावना को समझते हैं और जो आज तक पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वे फैसले मोदी जी ले रहे हैं। जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। तो मैं फिर कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। वहीं अन्य नेताओं ने भी सरकार के इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि देश भर के करोड़ों किसानों को सम्मान मिला है, जिनके लिए चौधरी चरण सिंह का पूरा जीवन समर्पित रहा। आज का दिन निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ किसानों को समर्पित दिवस है और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा एक अभिनंदनीय घोषणा है। यह देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। चौधरी चरण सिंह जी को यूपीए सरकार ने, पहले की सरकारों ने नकारा था, उनको हमेशा से उनको भुलाने का काम किया था। उनको जो है भारत रत्न की उपाधि से उन्हें नवाजा है और इसलिए वह निश्चित रूप से पूरे देश की जनता की तरफ से, पूरे देश के किसानों की तरफ से सारे देश के लोग जो है प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारत के किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म 1902 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर में एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में हुआ था। देश के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। वहीं आजादी के बाद उन्होंने कई बार उत्तर प्रदेश सरकार में विभिन्न मंत्रालयों का पदभार संभाला था। किसानों के हित में उन्होंने उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानून को पारित कराया। वे 3 अप्रैल 1967 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। इसके बाद 1970 में भी उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली थी। इसके बाद वे केंद्र सरकार में गृह मंत्री बने और उन्होंने इस दौरान मंडल और अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की थी।
1979 में वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक की उन्होंने स्थापना की। वहीं 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह ने देश के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। हालांकि उनका कार्यकाल ज्यादा लंबा नहीं रहा, लेकिन एक समर्पित लोक कार्यकर्ता एवं सामाजिक न्याय में दृढ़ विश्वास रखने वाले चरण सिंह किसानों के साथ साथ जनमानस के बीच काफी मशहूर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने पर उनकी जन्मस्थली हापुड़ जनपद के गांव नूरपुर के मढ़िया में जश्न मनाया गया है। हापुड़ के गांव नूरपुर के मढ़िया में चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ था और जब उन्होंने सुना कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा हुई है तो लोगों में खुशी का माहौल हो गया। चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। चौधरी चरण सिंह के गांव में उनके वंशज और ग्रामीणों में खुशी की लहर है और एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं। हमारे चौधरी साहब को भारत रत्न के लिए घोषणा हुई है और ये अब नहीं, काफ़ी समय पहले मिलना चाहिए था। और हमारे पूरे क्षेत्र के लिए खुशी है कि हमारे चौधरी साहब ने मरते हुए भी इतना नाम किया है कि भारत रत्न का जो वो है, मतलब भारत रत्न जो मिला है वो उसके लिए पूरे क्षेत्र में बहुत खुशी मनाई जाएगी। युवा पीढ़ी के भी लिए बहुत कुछ करके गए हैं और ये युवा पीढ़ी को बहुत खुशी है कि हमारे सरकार के लिए सरकार के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार के लिए हम बहुत आभारी हैं। हमारे चौधरी साहब को भारत रत्न दिया गया है। दिवाली मनाएंगे, खूब हथेली पटकाएंगे, बड़े खुश होंगे। वहीं भारत के यूपीआई को अब अमेरिका और यूरोप में भी लॉन्च करने की बात कही जा रही है। अपनी सफलता और आसान उपयोग के कारण भारतीय यूपीआई वैश्विक मंचों पर चर्चा में बना रहता है। हाल ही में दावोस में वर्ल्ड इनोवेशन इकोनॉमिक्स द्वारा आयोजित दावोस इनोवेशन वीक में एक पैनल चर्चा के दौरान विशेषज्ञों ने यूपीआई और समग्र डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में भारत की नई उपलब्धियों की चर्चा की थी। पैनल ने असमानता को कम करने में भी भारत के मजबूत डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से यूपीआई की सराहना की। साथ ही इस बात पर भी चर्चा की कि यूपीआई जैसी तकनीक को भविष्य में अमेरिका या यूरोप में कैसे निर्यात किया जा सकता है, क्योंकि ये वहां मौजूदा प्लेटफॉर्म्स से बेहतर है। और वहीं पिछले दिनों जारी भारतीय रिजर्व बैंक की स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत वैश्विक क्षमता केंद्रों यानी जीसीसी की मेजबानी में तेजी से वैश्विक नेता के तौर पर उभर रहा है। वैश्विक क्षमता केंद्र बहुराष्ट्रीय निगमों की अपतटीय इकाइयां हैं जो दुनिया भर में काम करती हैं। भारत के लिए एक और बड़ी उपलब्धि डेटा सेंटर क्षमता में बढ़ोतरी है। इस साल भारत डेटा सेंटर क्षमता को 1 गीगावाट से अधिक होने और देश को वैश्विक डेटा सेंटर हब के तौर में स्थापित करने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस विकास का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। और अब बात पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जहां आम चुनाव की मतगणना अभी भी जारी है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने कहा कि मतगणना की रफ्तार धीमी होने के लिए मतदान वाले दिन देश भर में इंटरनेट पर प्रतिबंध लगना रहा है। चुनाव परिणाम में देरी को लेकर पीटीआई ने धांधली के आरोप लगाए हैं। नेशनल असेंबली की कुल 265 में से 204 सीटों के नतीजे अभी तक सामने आ चुके हैं, जिसमें से किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। देश में नई सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को नेशनल असेंबली में 265 में से 133 सीटें जीतनी होंगी। और वहीं दूसरी तरफ उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में हिंसा की घटना सामने आई है। पुलिस और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों के बीच हुई झड़प में 2 लोगों की मौत भी हो गई है। पुलिस ने कहा कि चुनाव नतीजों की घोषणा में देरी और मतदान में धांधली के आरोपों के बीच विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस वाहन को भी आग के हवाले कर दिया। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात खेलों की करते हैं, जहां भारत के शीर्ष टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने चेन्नई ओपन के सेमीफाइनल में अपना स्थान बना लिया है। सुमित ने क्वार्टर फाइनल में चेक गणराज्य के गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ी डोमिनिक पलान को 6-3, 6-3 से हराने में सफलता पाई। दूसरी वरीयता प्राप्त नागल का सामना आज सेमीफाइनल में चेक गणराज्य के डालिबोर सवरसीना से होगा।
नागल ने इससे पहले एसडी प्रज्वल देव और इटली के जियोवानी फोनियो को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया था। वहीं भारतीय नेटबॉल टीम की पूर्व कप्तान और साथ ही बास्केटबॉल की खिलाड़ी रह चुकी प्राची तेहलान का मानना है कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार के द्वारा खेलों की बेहतरी के लिए बनाई गई नीतियों के अच्छे नतीजे अब विश्व पटल पर नजर आ रहे हैं। प्राची तेहलान से खास बातचीत की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। आप सुनिए इस खास बातचीत को और मुझे और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ भारतीय नेटबॉल टीम की पूर्व कप्तान प्राची तेहलान मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो देख रही हैं दिल्ली ओलंपिक गेम्स को। प्राची, दिल्ली ओलंपिक गेम्स 2024 की शुरुआत हो चुकी है, कैसे देखती हैं इन गेम्स को? दिल्ली ओलंपिक्स गेम 2024 एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है एथलीट्स के लिए। एक प्लेटफॉर्म है, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड फैसिलिटीज़, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है टू ग्रो इन देयर प्रोफेशनल स्पोर्ट्स करियर। और जो यूथ ओलंपिक्स होने वाले हैं या ओलंपिक्स होने वाले हैं उसके लिए टारगेट करा जाए और उसके लिए एक एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है टू प्रिपेयर एंड टू मोटिवेट द किड्स। तो मुझे बहुत मज़ा आया, दिल्ली में मैं आई इतने टाइम बाद और बहुत अच्छा लग रहा है इतने सारे एथलीट्स को साथ में देखकर। सो आई विश देम ऑल द बेस्ट। पिछले 9 साल के दरमियान जिस तरह से खेलों में देश में एक नई क्रांति आई है, जैसे कहना चाहिए, तो उसे आप किस तरह से देखती हैं? जब से मैंने छोड़ा है खेलना उसके बाद से तो बहुत डेवलपमेंट हुआ है और इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में ही मेडल आते थे, बट अब टीम स्पोर्ट भी बहुत अच्छा कर रहा है। और मैं यही कहना चाहूँगी, मैं थैंक यू कहना चाहूँगी हमारी करंट गवर्नमेंट को, अनुराग सर को, मोदी गवर्नमेंट को फॉर गिविंग सच अपॉर्चुनिटीज़ टू द यंग एथलीट्स। और ना ही सिर्फ स्पोर्ट्स के उस रूप में फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, बट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जा रही हैं। पहले ऑप्शंस नहीं होता था कि अगर आप खेलते हो एक लेवल तक, इंजर्ड हो जाते हो तो उसके बाद क्या करना है, बट आज के टाइम पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो एक स्पोर्ट्स पर्सन के दिल से स्पोर्ट्स कभी नहीं जाता। तो वो अलाइव रखने के लिए, वो जिंदा रखने के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी जा रही है। देश में वुमेन स्पोर्ट्स लीग भी आई है और आप नेटबॉल और बास्केटबॉल की प्लेयर भी रह चुकी हैं, तो इन खेलों के मिश्रण को किस तरह से देखती हैं और खासतौर से ये 2 खेल जो हैं उसको देश में किस तरह से देखती हैं? बहुत डेवलपमेंट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हुआ है, टीम में भी हुआ है, फैसिलिटीज़ जो पहले टूर्नामेंट होते थे उसमें भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस दिया जाता है एथलीट्स को। टीम स्पोर्ट में मैं अभी भी बोलूँगी हम स्लो प्रोग्रेस कर रहे हैं, बट कर रहे हैं। और मैं यही आशा करती हूँ कि और एथलीट्स आएँ, टीम स्पोर्ट्स में भी आएँ और अपॉर्चुनिटीज़ प्लेयर को मिले कि सिर्फ इंडिविजुअल गेम्स की तरह लोग ज़्यादा ना जाएं, बच्चे ज़्यादा ना जाएं, एक टीम स्पोर्ट में भी उनको एक स्टेबिलिटी और सिक्योर फ्यूचर मिले। आपकी बात की बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं प्राची तेहलान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देश में खेलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी मजबूत हुआ है, साथ ही साथ महिलाओं की जो भागीदारी है वो भी खेलों में बढ़ी है, जो कि एक अच्छा संकेत भी है और इस ओर इशारा भी करती है कि देश जो है वो लगातार खेल में नए आयाम जो है वो स्थापित कर रहा है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली।